गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताने चल रहा हूं, जो कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। आइए अब हम देखते हैं उस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है बेटा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग को पता होगा √2 अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन फिर भी हमें इसको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बेटा चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √6 हो, कुछ भी हो, जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा वैसे ही सारे क्वेश्चन को आपको करना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर बेटा मैं सॉल्यूशन आप राइट करना शुरू करता हूं। ठीक, आपका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सबसे पहले नंबर हम काम क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे माना √2 एक अपरिमेय √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर कोई परिमेय संख्या होता है तो भिन्न का रूप होता है, अर्थात p बटा q का रूप होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब √2 इक्वल होगा a बाई b के। लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, जहां पर a और b पूर्णांक हैं। ठीक, a और b पूर्णांक है। क्लियर। अब फिर क्या काम करते हैं बेटा, अगला स्टेप होगा, ऐसे गुणा कर लेंगे b√2 इक्वल हो गया a के। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सारे क्वेश्चनों में ही प्रोसेस करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां जब मैं वर्ग करूंगा तो b√2 का होल स्क्वायर इक्वल होगा a का स्क्वायर। कितना आया, b का स्क्वायर। सबको पता है बेटा √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जरा हम चेक करते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी तक दिख रहा है। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड होगा, अर्थात 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2a स्क्वायर को काटेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैं यहां पर राइट कर रहा हूं। जैसे मैं यहां लिख लूं 2 या 4 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर। जरा देखिए, जितना इधर होगा बेटा उतना इधर भी होगा। जरा यहां पर देखिए 8 9 64, 4 4 16 चौका 64, यानी लेफ्ट राइट के इक्वल है। जरा आप लोग चेक करिए, ये जो 4 है 8 स्क्वायर को काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा ना। जब 4 8 स्क्वायर को काट रहा है तो बेटा यहां पर मैं लिखूंगा अतः a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। यहां पर लिखेंगे अतः a स्क्वायर 2 से विभाज्य है या भाज्य है। अब जरा देखिएगा, अगर a स्क्वायर 2 से कट रहा है तो क्या a 2 से नहीं कटेगा। जरा चेक करो, 8 स्क्वायर अगर 4 से कट रहा है बेटा, क्या 8 4 से नहीं कटेगा, कटेगा ना। जब कटेगा तो वहीं पर हम यहाँ पर फिर यही लिखेंगे हम। अब यहाँ पर राइट करेंगे, अगला आपका स्टेप होगा, फिर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ अतः a भी 2 से विभाजित होगा, अतः a भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। देख सकते हो a भी 2 से विभाजित होगा। अब जरा यहां चेक करिए, a 2 से कट रहा है। अब फिर क्या करते हैं, सीधी सी बात है, a स्क्वायर भी 2 से कटा, a भी 2 से कटा। ठीक, अब हम इसके आगे एक इंटीजर और लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इंटीजर a और b लिया गया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना लिखेंगे माना क्या लेते हैं, नया इंटीजर। जरा यहाँ पर देखिए, अगर √2 है तो 2 के रूप में मानेंगे, √3 होता तो 3 के रूप में मैं मानूंगा, अगर रूट यहाँ पर 5 होगा तो 5 के रूप में मानूंगा। यहाँ पर मैं मान रहा हूं माना a इक्वल टू 2c, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, ठीक। इक्वल टू सी कहाँ रखेंगे बेटा? समीकरण 1 में। चलिए देखते हैं, 2b स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर, ठीक। बी का एक स्थान पर राइट किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2b स्क्वायर इक्वल होगा 4c स्क्वायर। देखो तो यहाँ पर काम क्या करेंगे बेटा? 2 2 जा 4, ठीक। b स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर। जरा चेक करिए, अभी जैसे मैं यहाँ पर बताया था 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो जरा देखिए इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा ना, 2 किसको विभाजित करेगा? b स्क्वायर को। अब मैं यहाँ लिखूंगा था b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक, विभाजित होगा। अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तब b आपका b भी 2 से विभाजित होगा, तब b भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक। थोड़ा मैं साइड में हो गया हूं, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो अभी तक आप लोगों ने देखा a आपका 2 से विभाजित हो रहा था और b भी आपका 2 से विभाजित हो रहा था, इससे पता चलता है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप लोग देख सकते हो 4 है 6 है, 4 के जो फैक्टर है 2 × 2 और जो 6 का फैक्टर है 2 × 3। अब जरा देखिए इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। अर्थात जो कॉमन फैक्टर 2 है जिसको आप HCF बोलते हो, ठीक, ये 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, ठीक, क्योंकि 2 क्या पाया? 2 दोनों में पाया जा रहा है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो 2 था A को भी काट रहा था और जो 2 था B को भी काट रहा था। यही बात आपको समझना है, यही बातें आपको ध्यान देनी है। अगर A 2 से विभाजित हो रहा है और B भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को राइट करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम राइट करेंगे, अतः A और B में, A और B में कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड 2 है, 2 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे, ध्यान से देखिएगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B में एक के अतिरिक्त, A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B में, A और B में एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हो
यहाँ पर ध्यान देना है, ये सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको लिखना बहुत जरूरी होगा। जरा यहाँ पर देखिए सेंटेंस को समझिए, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक, क्योंकि 2 ए को भी काट रहा था, बी को भी काट रहा था। परंतु इससे किससे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनमें केवल कॉमन फैक्टर एक होता है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है। वही इसमें कहा जा रहा है, यदि ये अपरिमेय हो तो उसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखिए कॉमन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब यही हमें लिखना है, यही लिखना है, यह विरोधाभास हमें अपनी गलतपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमें अपनी गलतपूर्ण हमें अपनी गलतपूर्ण हमें अपनी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि बच्चों हमने स्टार्टिंग में यही मान चला था कि √2 एक परिमेय संख्या है, हम स्टार्टिंग में अगर गलत मान रहे हैं तो आपको गलत ही दिखाएगा, ठीक। यही हमने यहाँ पर लिखा है, यह विरोधाभास, जो आपको विरोधाभास प्राप्त हो रहा है हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। बच्चों मैं साइड हो गया हूं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी होता है बेटा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को फटाफट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।